अब है पेज नंबर 46 पर अगस्त प्रस्ताव। मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। डोमेनियल स्टेटस। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन। यह प्रस्ताव पहली बार दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार तथा चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत करे। रंगून बर्मा के पतन के 3 दिनों बाद वेस्टंगन चर्चिल ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल में सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजेंगे। स्टेफर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा तथा किसी और ने संभवतः जवाहरलाल नेहरू इनमें ऐसे बैंकों के नाम जो टूट रहा है जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। उनकी योजना ने क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावनाओं के दरवाजे खोल देना होगा। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना इसलिए की क्योंकि इनमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव में भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया। महात्मा गांधी को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण का दावत सिद्ध होगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वह भारत को ईश्वर के हाथों में या आधुनिक शब्दावली में अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा पास किए जाने से पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश को बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। बैठक में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई। 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई भी मानी जाती है। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश इस प्रकार है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं होने वाला हो सकता है। सरकार नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव दे,
लेकिन मेरे शब्दों की आज़ादी से कम कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई। इस मंत्र का आशय यह है कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आंगा खा पैलेस में रखा गया। इन नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु जो अधिनियम चलाया गया उसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष और डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको अहमदनगर में कैद रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। कालांतर में जेल की दीवार को फांद कर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा 1942 में आंदोलन में भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। करो या मरो का नारा समूचे देश में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला। आंदोलन अहिंसक न रह सका। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी अवश्य थी। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रोना आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। गिरफ्तारी से बचे नेता वी.एम. खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खा पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी के उपवास शुरू करने के बाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उन्हें रिहा करने के लिए दबाव पड़ने लगा तत्कालीन भारत के सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम लीग को छोड़कर गांधी जी की रिहाई की मांग की। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने भूख हड़ताल समाप्त की। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया। जिस समय गांधी जी रिहा हो उससे पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समांतर सरकार स्थापित हो गई। बलिया में गांधीवादी चिंतु पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार स्थापित हुई। सातारा, महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक लंबी समांतर सरकार की स्थापना हुई, जिसके नेताओं में Y.V. चौहान, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चली। बंगाल के मिदनापुर में ताम्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्ति से अधिक था। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोध था क्योंकि इसका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ जंगल राज हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन 1945। अक्टूबर 1943 को लेन लेथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। वेवेल स्थिति को सामान्य बढ़ाने की दिशा में प्रयास करते हुए सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा किया गया। 14 जून 1945 को वेवेल ने योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख बात इस प्रकार थी। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 22 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया।
सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए गए जाते, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है ही सम्मेलन की असफलता कारण बना। अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलताओं को भारत के राजनीतिक इतिहास की एक जल विभाजक वाटरशेड की संज्ञा दी। सम्मेलन में वेवेल ने लीग को अधिक संतुष्ट करने की नीति का पालन कर मुसलमानों को एक ऐसी वीटो शक्ति सौंप दी जिसका वह किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध प्रयोग कर सकती थी। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा 1945 में आज़ाद हिंद फौज INA के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गए। कांग्रेस ने INA के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाओ समिति की स्थापना की। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलभाई देसाई प्रमुख थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्पू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। संक्षिप्त मुकदमों के बाद इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सरकार ने इस निर्णय में समूचे देश को स्तब्ध कर दिया। लोगों के हस्ताक्षरों, सभाओं के दौर ने वायसराय को अपना विशेष अधिकार प्रयोग कर तीनों की फांसी माफ़ करने को विवश होना पड़ा। कैबिनेट मिशन योजना 1946। जनवरी 1946 ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता एटली ने भारतीय नेताओं से औपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक सदस्यीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और तथा पैथिक लॉरेंस। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में सर्वसम्मत समाधान न निकलने पर भी मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा की। कांग्रेस कार्यकारिणी ने मिशन के राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन किया। 19 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया। लीग और कांग्रेस ने न चाहते हुए भी इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें एक ऐसे बीज थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। कैबिनेट मिशन के तहत गठित संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के 296 स्थानों में कांग्रेस द्वारा 205 पर जीत से मुस्लिम लीग को केवल 76 सीटें मिली। लीग के नेता बौखला गए। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत कर दी। लीग की इस कार्यवाही का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान कलकत्ता विपत्ति हिंसा की क्रीड़ा स्थली बन गया। हजारों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए। बदले में बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। नौआखली दंगे का एक प्रमुख केंद्र रहा। नौआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। दंगों के दौरान लगभग 6000 लोग मारे गए और 20,000 लोग या तो घायल हो गए या फिर उनके साथ बलात्कार हुआ। अंतरिम सरकार का गठन। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 2 सितंबर 1946 को इस सरकार ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। एटली घोषणा फरवरी 1947। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ठीक है, आगे भारत छोड़ देंगे। एटली ने
लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जून 1947 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता देना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 महीने की बातचीत के उपरांत बेटेन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के 20 फरवरी 1947 के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। व्यवस्था की स्थिति में कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकारा, लेकिन गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। ठीक है, पेज नंबर 49 पे चल रहे हैं। गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में गिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। गांधी शब्दों में, सारा भारत भी आग की लपटों में गिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थक कर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना 3 जून योजना की घोषणा की। 3 जून की योजना में मूलतः भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून को, कांग्रेस महासमितियों ने 14 और 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठकों में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन की योजना की पुष्टि हेतु प्रस्ताव करते हुए कहा कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। देश की स्वतंत्रता और मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। इस समय गांधी जी नोआखली, कलकत्ता, बंगाल में थे। भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में जहां देश के कुछ क्षेत्रों में उत्सव जैसा माहौल था, वहीं कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। गांधी जी की मृत्यु पर नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू व स्वरूप रानी के घर 14 नवंबर 1989 में जन्म लिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में उन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कमला नेहरू इनकी पत्नी का नाम था। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 9 बार जेल यात्रा की, जिसका सामूहिक समय 9 वर्ष 3259 दिन से अधिक है। 1923 में वह कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू नागरिक अधिकारों के बड़े समर्थक थे। कराची अधिवेशन 1931 में इसमें पारित किया गया मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव उन्होंने ही तैयार किया, जिसमें भाषण और संगठन बनाने की अधिकारों की गारंटी दी गई थी। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1936 में नेहरू के प्रयासों से ही मुंबई में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन नामक एक धर्मनिरपेक्ष गैर दलीय संस्था की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर को इस संस्था का अवैतनिक अध्यक्ष तथा सरोजिनी नायडू को वास्तविक अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के अनुसार नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए
कुल मिलाकर 3 बार चुने गए थे। कुछ स्रोतों से यह संख्या 4 भी बताते हैं, जो इस प्रकार है: लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1936, ग्रामीण अधिवेशन। इसके अलावा 1948 ईस्वी में कुछ समय के लिए पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी के बाद नेहरू 1951 से 54 तक कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी को नेहरू पर पूर्ण विश्वास था और वह इस तथ्य को 1941 में प्रकट रूप से कह चुके थे कि पंडित नेहरू उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। 1946 में नेहरू अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिस पद पर वह 1964 में मृत्यु पर्यंत बने रहे थे। कहाँ तक बने रहे थे? मृत्यु पर्यंत बने रहे थे। ठीक है, मृत्यु पर्यंत बने रहे थे। अब बात करें 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पंचशील सिद्धांत 1964 चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के साथ क्षेत्रीय अखंडता का समझौता व गुटनिरपेक्षता वाली विदेश नीति नेहरू की बड़ी देन थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू नैनी जेल इलाहाबाद में रखे गए थे। 1955 ईस्वी में नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में प्रकाशित हुई थी। टुवार्ड्स फ्रीडम 1936 में प्रकाशित हुई थी। इनमें अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: सोवियत रसिया 1928 1928, सोवियत रसिया, गिम्पल्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हर डॉटर 1929, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944, ए बंच ऑफ लेटर्स 1958। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दिया गया मध्यरात्रि के समय नेहरू का भाषण था। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी बड़ा प्रसिद्ध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में जावेर भाई पटेल के घर जन्मे थे। पटेल का जन्म नडियाड गुजरात में एक लेवा गुर्जर प्रतिहार कृषक परिवार में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। सरदार पटेल गांधी जी व अन्य लोगों ने किसानों को नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। सरदार की अध्यक्षता में 4 फरवरी 1928 को 80 गांवों के किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के बाद उन्होंने गवर्नर को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया कि लगान वृद्धि स्थगित कर दी जाए और इस मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए। सरकार से उचित उत्तर प्राप्त नहीं होने पर सरदार ने बारदोली के गांवों के नेताओं को बुलाया। 1928 में बारदोली कस्बे के सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारदोली का सरदार बारदोली की महिलाओं के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा और बाद में केवल सरदार गांधी जी द्वारा कहा जाने लगा। मरणोपरांत सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल 1924 से 28 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे थे। पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया था। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नवंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद राज्य द्वारा स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने की बजाय जब षड्यंत्र रचा गया तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के नाम से उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही की। ऑपरेशन पोलो के नाम से क्या की? सैन्य कार्यवाही की सरदार ने उसके नाम से, है ना। इन्हें भारत का लौह पुरुष व भारत का विस्मारक कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु को प्राप्त हो गए। सरदार पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से के रूप में मनाया जाने लगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में। 2014 से मनाने लगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मौलाना आज़ाद ने सर्वप्रथम वर्ष 1905 में भाग लिया। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। इसका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में
मुसलमानों को जोड़ने तथा उनमें प्रगतिशील विचारधारा फैलाने के लिए भी मौलाना आज़ाद ने उल्लेखनीय कार्य किए। वर्ष 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड का भी प्रकाशन किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड का भी प्रकाशन किया था इन्होंने। द कॉमरेड का भी प्रकाशन किया। राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस बंदे को बंद करा दिया। इसके उपरांत मौलाना आज़ाद ने अल बिलाग 1914 ईस्वी पत्रिका प्रारंभ कर अपने विचारों का प्रसार किया। मौलाना आज़ाद वर्ष 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए तथा शीघ्र ही इसके सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेताओं में शामिल हो गए तथा वर्ष 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। धारासन सत्याग्रह के ये मुख्य नेता थे। वर्ष 1940 से 1946 तक के संक्रमणकालीन तथा उथल पुथल के दौर में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वे लगभग 8 वर्ष तक जेल में रहे। वर्ष 1945 की शिमला वार्ता के दौरान वे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। स्वतंत्रता के उपरांत वे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने निःशुल्क शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी मुख्य रचना है। मौलाना आज़ाद ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। 1934 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। मौलाना देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आज़ाद 1958 में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मौलाना आज़ाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय जाता है। उन्होंने वर्ष 1953 में संगीत नाटक अकादमी, वर्ष 1954 में साहित्य अकादमी तथा वर्ष 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना कर भारतीय साहित्य संस्कृति की समृद्धि तथा सुरक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1991 से 1956 आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना और दलितों के उत्थान के लिए संघर्षशील भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव के शब्दों में जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। अम्बेडकर ने भारत के दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण की जिस स्थिति को अपनाया था, उनके आधार पर उन्हें भारत के लिंकन कहा जाता है। उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया। बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ द्वारा की गई छात्रवृत्ति से उन्हें सन 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। KV राव ने अम्बेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा। 3 अप्रैल 1927 में उन्होंने बम्बई में एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दलितोद्धार के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना तथा दलितों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय कार्य करना था। अप्रैल 1925 में अम्बेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सन 1926 में अम्बेडकर बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों को संगठित संघर्ष की प्रेरणा दी। संगठित संघर्ष का ये प्रारंभ महद सत्याग्रह से हुआ था। 9 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अम्बेडकर ने अध्यक्षता की। सन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सहित उनके लिए स्थानों के आरक्षण की मांग की। सन 1928 में भारत दौरे पर आए साइमन कमीशन के सम्मुख अम्बेडकर ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया, किंतु अम्बेडकर ने इस कमीशन से सहयोग करने के लिए बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में इसकी कार्यवाहियों में भाग लिया और इसके समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। 16 अगस्त 1932 को घोषित रैमजे मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उनके लिए मताधिकार की मांग की। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पांचाट के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया।
अंबेडकर ने गांधी जी के उपवास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, न ही कांग्रेस एक अमर संस्था है। कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे। अंबेडकर को गांधी के आह्वान के आगे झुकना पड़ा और 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में प्रसिद्ध पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। 30 अगस्त 1947 में अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बंगाल में हुआ। क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण दोबारा उनका निर्वाचन कांग्रेस के सहयोग में मुंबई से हुआ। वे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बने। कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे अधिक प्रमुख कार्य हिंदू कोड बिल था। इस कानून का उद्देश्य था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार। तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा इस कानून की प्रमुख बातें थी। हिंदू कोड बिल के प्रारूपकार के रूप में अंबेडकर को अनेक लोगों ने आधुनिक मनु की संज्ञा दी। इस बिल के विषय में मतभेद होने पर अंबेडकर ने 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में हुई ऐतिहासिक सभा में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 15 नवंबर 1956 को अंबेडकर ने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया और बुद्ध तथा मार्क्स विषय पर व्याख्यान दिया। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। 1990 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित साहित्य द कॉस्ट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, गांधी एंड गांधीज्म, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वर शूद्रास 1946, What Congress and Gandhi have into untouchables 1945, The Untouchables Who Are the and Why They Become Untouchable 1948, States and Minorities 1947, Thoughts on Pakistan और है 10 Annihilation of Caste। यह भी जाने। इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले के ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ यार। क्या हुआ? 2 मिनट रुक जाओ यार। अब मेरे बोलते टाइम मत बोला करो। और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ किया। 1935 के एक्ट के तहत हुए चुनावों में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज गस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान घर में बने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। 1928 में गांधी जी पुनः राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स को गांधी जी की कटखादी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू का खूब मजाक उड़ाया। पर बाद में टाइम ने लिखा कि इस यात्रा दांडी मार्च को जो भी भारी जनसमर्थन मिल रहा है, उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया।
अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं को भी शामिल करें। शाहिद अमीन ने गांधी जी एज महात्मा नामक किताबें लिखी थी। 30 जनवरी को हुए प्राणघात हमले से पहले 20 जनवरी को भी गांधी जी पर हमला हुआ। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दल तथा तूफान दलों ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक प्रति सरकार समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। उन्होंने जन आंदोलनों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। कुनबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। 1945 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार बनी। ब्रिटेन में यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस का भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लोग की मांग की समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में पावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। 1935 के एक्ट के तहत हुए चुनावों में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। पेज नंबर 53 तक का उसमें हुआ है। 53 तक का टॉपिक का इसमें नाम था। टॉपिक का नाम बता देते हैं अपन। टॉपिक का नाम था राष्ट्रीय आंदोलन तथा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद तथा B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में बात की गई थी। ठीक है।